हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं एक ज़माने में मैनेजमेंट कंसल्टेंट हुआ करता था एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट काफ़ी एक प्रोमिनेंट जॉब माना जाता है। जैसे कि IIM अहमदाबाद या IIT बॉम्बे के बच्चे भी जो पढ़े हुए होते हैं, मोस्टली उनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या मैनेजमेंट कंसल्टिंग या VC प्राइवेट इक्विटी इस तरीके की नौकरियाँ चाहिए होती हैं। पे वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। तो मैंने एक ज़माने में मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट था, मैंने अच्छी कंपनियों के साथ काम किया। वहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग पे बहुत पैसा खर्च करा जाता है। तो जैसे मेरी ट्रेनिंग जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट वालों ने कराई थी, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग टर्की में जाके कराई थी कि हम लोगों का एक हफ्ते का ऑफ साइट था, पूरा कंपनी ने खर्चा वर्चा करके भेजा। और वहाँ पर जब ट्रेनिंग कराने भेजते हैं कंपनी का, तब ऐसा लग रहा होता है तब की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है। वहाँ पर मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाया था एक इटालियन ट्रेनर ने आके, एंड वो कॉन्सेप्ट था 80-20 रूल। 80-20 रूल को परेटो प्रिंसिपल भी बोला जाता है। एंड सारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं उनको ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मुझे इस कॉन्सेप्ट ने बहुत मदद करी है, ना सिर्फ कंसल्टिंग के करियर में बट इन्वेस्टिंग के करियर में भी, लाइफ के प्रोमिनेंट डिसीजंस में भी। तो मैं जितने भी डिसीजंस लेता हूँ उसमें 80-20 एक प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अप्लाई करता हूँ। तो मैं आपको 80-20 पहले बता देता हूँ और इस वीडियो पर मैं आपको आसान भाषा में, बहुत ही आसान भाषा मैं समझाऊंगा कि आप 80-20 रूल अप्लाई करते हुए लाइफ में बेटर डिसीजंस कैसे ले सकते हो, इन्वेस्टिंग में बेटर डिसीजंस कैसे ले सकते हो, और आप डरोगे नहीं। क्योंकि आप ऐसे सोचो कि अभी मार्केट में आप देखो कि थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया, लोग भाई साहब डर के भाग गए, राइट, कि हाय अब तो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, अब क्या करेंगे, करना चाहिए निवेश कि नहीं करना चाहिए, करें तो कहाँ करें, रिस्क कैसे मिटिगेट करें। तो लोगों को समझ में ही नहीं आती ये 3 जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो सारा कन्फ्यूजन होता है ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ थिंकिंग है, सोचने का तरीका, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। वो यहाँ वहाँ हिलता रहता है। किसी ने आगे कुछ बात बोल दी तो वो मान लेंगे, किसी ने कुछ और बोल दिया तो वो मान लेंगे, कुछ न्यूज़ चल गई तो वो मान लेंगे। तो हम फंडामेंटली कुछ कर ही नहीं पाते। और ऐसा इसलिए नहीं कर पाते, लोगों को लगता है कि यार वो नॉलेज की कमी है, कि हमारे पास नॉलेज ज़्यादा आ जाएगी तो हम बहुत अच्छे डिसीजंस लेने लग जाएंगे। नहीं, आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। कमी है कि आपका सोचने का स्ट्रक्चर में कमी होती है मोस्टली लोगों के, क्योंकि सोचने का तरीका सिखाया नहीं जाता। तो ये 80-20 रूल अप्लाई करते हुए आप इस कमी को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हो। तो मैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको 80-20 समझा देता हूं और फिर उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कि आप कैसे ये 80-20 रूल अप्लाई कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मोर रिटर्न्स। मैं एक एक करके सारी बात समझाता हूं। तो चलिए पहले समझते हैं कि 80-20 रूल क्या है, और कृपया करके इस तरीके के वीडियोस लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपने शायद ही कभी देखा हो किसी को भी 80-20 रूल अप्लाई करते हुए इन्वेस्टिंग में। तो मैं आपको सिखा रहा हूं, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। तो कृपया करके लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि इस तरीके के वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि 80-20 रूल होता क्या है। 80-20 रूल कहता है कि जो 80% रिजल्ट आते हैं वो आते हैं 20% एफर्ट या फिर फोकस से। अब इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आप किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बात करना, आपके भाई बंधु होंगे या आप आपके फैमिली में कोई इंजीनियर होगा, आप उससे पूछना कि आप पढ़ाई कैसे करते हो। वो क्या बोलेगा कि देखो यार पूरे सेमेस्टर तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, आखिरी 2-3 दिन थे, आई वेंट एंड मैंने कुंजी या फिर की जाके खरीद ली, उसमें पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व कर लिए और मेरे बढ़िया बढ़िया नंबर आ गए, या मैं एटलीस्ट पास तो हो ही गया। तो टिपिकल ये तरीका होता है और ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है 80-20 रूल फॉलो करने का, कि आपने एफर्ट कितना डाला, आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई करी। द शॉर्ट आंसर इज नो, आपने कोई पढ़ाई नहीं करी। लेकिन जो आपके 80% रिजल्ट आने थे, मैं 80% मार्क्स नहीं बोल रहा, जो भी आपके नंबर आए, मान लो 50 नंबर आए 100 में से, तो जो भी आपका नंबर में गेन आया, इजाफा आया, वो किस लिए आया? क्योंकि आपने एक बहुत ही फोकस स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैं तो सिर्फ लास्ट 10 साल के पेपर करके जाऊंगा। एक सोची समझी रणनीति है कि यार पुराने पेपरों जैसे ही सेट होता है, इस साल का पेपर ऐसे पूरा का पूरा थोड़ी चेंज कर देंगे। तो आपने 80-20 रूल अपनी लाइफ में अप्लाई करा और बहुत कम एफर्ट मारते हुए ठीक ठाक नंबरों से पास हो गए। अब मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा कि आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या आप शॉर्टकट ढूंढ लो वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये जो 80-20 का कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है और ये अप्लाई भी होता है और हम इनहेरेंटली अप्लाई भी करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है वो कैसे सोचता है? वो ऐसे सोचता है कि यार देखो, जब तक मुझे ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन पे, कि जैसे मान लो मुझे शादी करनी है, अब जब तक मुझे सारी बातें पता नहीं चल जाएंगी ना अपने पोटेंशियल पार्टनर के बारे में, कि मैं लड़की देखने गया, लड़का देखने गया, जब तक एक एक बात पता नहीं चल जाएगी तब तक मैं डिसीजन लूंगा ही नहीं, राइट। अब आप बताओ, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, या हो सकता है आपके एक्सपीरियंस में भी रहा हो, अब आपको सारी बातें पता चल जाती हैं शादी से पहले वाली चीज़। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, उसको अलग तरीके से मत लेना, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला होता है, उसमें भी आपको सारी बातें पता नहीं चलती। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि भाई साहब हम स्टॉक खरीदना चाहते हैं, हमें 100% बातें पता होनी चाहिए तभी
हम वो जाके स्टॉक खरीदेंगे। या हम ये फलाना लैंड खरीदना चाहते हैं, उसमें हमें 100% बातें पता होनी चाहिए, तभी हम ये लैंड खरीदेंगे। या हम ये फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो हमें 100% चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम जाके उसमें डिसीजन लेंगे। तो लोग क्या करते हैं कि लोग पहुंच जाते हैं एक इनडिसीजन जोन पे। इनडिसीजन जोन का मतलब कि यार इन्फॉर्मेशन और मिल जाए तब मैं जाके करूंगा। तो ऐसा तो दिन ही नहीं आता कि भाई आप 100% इन्फॉर्मेशन पे खेल पाओ। आपको इन्फॉर्मेशन टिपिकली कितनी चाहिए होती है? आपको 20-30% अच्छी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप ये रूल अप्लाई कर सको और 80% रिजल्ट जनरेट कर सको। इसका फाइनल एस्पेक्ट ये आता है कि बोलोगे कि यार ये तो सिर्फ मेरे को 80% रिजल्ट मिल रहा है, मज़ा नहीं आया, 100% रिजल्ट चाहिए मुझे। या मेरे को बेस्ट पूरा जूस निकाल लेना है कि भाई हमें मौसमी मिली, अब हम उसे एक एक दाना जूस का निकाल लेना है। अब ऐसा थोड़ी तो होता है, अब वेस्टेज तो होती है ना। लेकिन रूल ये कहता है, एंड फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस रूल मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो बाकी के 20% रिजल्ट आते हैं, जो रिमेनिंग 20%, वो आते हैं 80% और एफर्ट मार के। तो कृपया करके अगर आप एफिशिएंसी चाहते हैं अपने लाइफ में और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आपको समझ में बेसिक ये आना चाहिए कि भाई 80-20 रूल लगाओ। किस तरीके से लगाओ? बहुत सिंपल तरीके से लगाओ कि ये मान के चलो कि आपने अगर 20-30% क्वालिटी इंफॉर्मेशन निकाल ली तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लो, आपको 80% रिजल्ट मिल जाएंगे। अब एक बहुत बड़ा रीजन ये आ जाता है डिसीजन ना ले पाने का कि यार हम लोग है ना रिस्क के बारे में सोचते रहते हैं कि हाय अगर मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, हाय अगर मैंने ये फ्लैट खरीद लिया तो कहीं बिल्डर मेरा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, हाय अगर मैंने ये लैंड खरीद लिया तो कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा मेरे लैंड पे। तो हमारा कोई भी डिसीजन ड्रिवन होता है फियर से कि भाई साहब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बस ऐसा कुछ ना हो जाए। अब वो क्यों हमें इतना डर लगता है? क्योंकि हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं। तो उसके लिए अगर आप नॉलेज गेन करोगे तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ इंप्रूव हो जाएंगी। दूसरा ये कि हमें रिस्क मिटिगेशन नहीं पता। रिस्क मिटिगेशन का एक सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ कि सबको पता होता है कि भाई साहब आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में कभी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस हिसाब से आपको डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए। बहुत ही कॉमन सेंसिकल सी बात है। तो उससे क्या हो जाता है? उससे आपकी लाइफ की रिस्क काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाती है। स्पेशली अगर आप सिंगल फैमिली अर्नर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। एंड आज के स्पॉन्सर्स को भी चेक कर लीजिएगा, ये डिट्टो हैं। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंश्योरेंस की स्पेस में। कोई आपको स्पैम कॉलिंग नहीं होती, बिल्कुल फ्री है। आप अगर समझना चाहते हो कि किस तरीके का इंश्योरेंस लगेगा, प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा, कौन सा इंश्योरेंस लें, हमारे लिए कौन सा सेंसिबल है, ये सारी वगैरह वगैरह बातें आपको हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट से बात करके पता चल जाएंगी। अपने हिसाब का आप इंश्योरेंस ले सकते हो। चेक कर लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रिस्क मिटिगेशन क्या होता है। तो चलिए अब एक एक करके एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि आप इन्वेस्टिंग में अपनी रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन और ये 80-20 का प्रिंसिपल कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट में जो आज के हालात चल रहे हैं कि उसमें 80-20% प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे अप्लाई करोगे। तो ये निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो कि अभी हम हाल फिलहाल गिर चुके हैं, कितना 7-7.5% के आसपास गिर चुके हैं फ्रॉम द टॉप। तो त्राही मच गई है। एंड इन्वेस्टर सोच रहे हैं तीन चीज़ें। पहले कि भाई साहब मैं शुड आई बाय मोर एंड शुड आई इन्वेस्ट, शुड आई स्टिल इन्वेस्ट, कि मैं सब बेच बाच के निकल जाऊं। सेकंड इज दैट व्हाट शुड आई बाय, राइट। एंड थर्ड एंड फाइनल पॉइंट आ जाता है कि यार बहुत ज़्यादा रिस्की तो नहीं है, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ये तीन चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। अब आप लिटरली 80-20 प्रिंसिपल लगाते हुए ये पूरा कॉन्सेप्ट 2 मिनट में समझ जाओगे कि आपको करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, रिस्क कैसे मिटिगेट करनी है। तो मैं आपको एक क्रैश कोर्स दे देता हूँ, आपको 2 मिनट में लिटरली बात समझ में आ जाएगी। अब आप देखो पहली चीज़ कि भाई मार्केट 7-7.5% अगर अपनी टॉप से गिर चुका है तो ऐसा क्या पहली बार हो रहा है? नहीं, बहुत बार हुआ है, हज़ारों बार हुआ है। कोई भी बुल रन भी आती है तो उसमें भी मार्केट कभी भी करेक्ट कर सकता है 5 से 10% के बीच में। वो इनफैक्ट उसको है ना कोई मेजर करेक्शन भी नहीं माना जाता। करेक्शन बोला जाता है बेसिकली 15 या 20% फॉल के बाद, राइट। तब बेयर रन एक तरीके से माना जाता है टेक्निकली कि स्टार्ट हुआ है। अभी तो हम उस सिचुएशन में भी नहीं पहुंचे हैं। 5-10% की फॉल से कोई डरने वाली जरूरत नहीं है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, आप थोड़ा सा जूम करके देखो यहाँ पे तो आपको पता चलेगी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अक्टूबर 21 से अभी तक मार्केट ने मोटा मोटा कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। एक तरीके की बॉक्स फॉर्मेशन हो गई है, राइट। ये बॉक्स फॉर्मेशन है और इसका मतलब होता है कंसोलिडेशन, कि इस बॉक्स में घूमे जा रहा है मार्केट, कुछ ऐसा खास हो नहीं रहा है ना, यहाँ वहाँ घूम फिर के वहीं आ गया। तो करीब करीब कितने साल हो गए, 2 ईयर्स में कितना % गेन बना? हमारा बना 0% गेन। अब भाई एक बात बताओ कि 2 साल से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट
मार्केट क्या नीचे जाने के लिए कंसोलिडेट कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए कर रहा है? आपको कुछ नहीं आती इकोनॉमिक्स फाइनेंस, आप मान के चलो, ये तो कॉमन सेंसिकल सी चीज़ है ना कि मार्केट निफ्टी का जो पुराना पीक होता है, आज तक ऐसा हुआ है कि पुराना पीक कभी कटा ना हो, है ना? ऐसा तो नहीं होता, पुराना पीक अचीव हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पहला सवाल क्लियर हो गया होगा कि यार हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बहुत सिंपल सा रीज़न है कि भाई साहब मार्केट इसलिए थोड़ी कंसोलिडेट हो रहा है कि वो आगे जाके और गिर जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ गिर जाए, लेकिन अगर आपका विजन 2-3 साल का है, जो किसी भी इन्वेस्टर का हो सकता है, आप अगर ट्रेडिंग प्रवृत्ति के इंसान हो तो मेरे से कॉन्वर्सेशन करने का कोई खास मतलब निकलेगा नहीं। मैं इन्वेस्टर्स को अपील करता हूँ, इन्वेस्टर्स के बारे में बोलता हूँ। तो जो भी पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे होते हो वो आप पर्सपेक्टिव से ही लगाते हो कि आपको 2-3 साल तक रखना है। तो उस हिसाब से मान के चलो कि यार ये ना ऐसे घूमता रहा 3 साल और निकल गए। आप मेरे को एक फेज बता दो मार्केट का पिछले 30 सालों में जब मार्केट ने 5 ईयर में 0% गेन दिया हो। आप ढूंढ के बता दो मुझे और कमेंट कर देना। ऐसा होता ही नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो नेट आपका फ़ायदा किस चीज़ में है कि आप अभी पोजीशन बना लो कि पोजीशन कट कर दो। आप अपना जवाब आप खुद लिख देना, नीचे मुझे लिख के बता देना। तो अब सेकंड सवाल आता है कि अब लोगों को लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, समझ गए ये सब चीज़ें, अब लेकिन कर देंगे इन्वेस्ट, लेकिन कहाँ पे कर दें इन्वेस्ट? कुछ 5 स्टॉक से मुझे नाम बता दो, मैं नोट डाउन कर लूँगा, कल ही जाके खरीद लूँगा। स्टॉक में प्रॉफिट बन गया तो मेरा, नहीं बना तो अक्षत श्रीवास्तव आपको पकड़ लेंगे हम, राइट, एंड फिर सुनाएंगे, राइट। ऐसा मत करना, किसी के साथ भी मत करना ऐसा। आप जो भी खरीद रहे हो अपनी समझ के हिसाब से खरीदना, अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से खरीदना, क्योंकि मैं आपको कुछ भी नाम बता दूंगा तो उससे होगा क्या, उससे आप खरीद लोगे, थोड़ा सा वो गिरेगा फिर आप घबरा जाओगे, 1% भी गिरा तो लोगों को ये पसीने छूट जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मत आना, वही चीज़ें खरीदना जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ, एक एनालाइज करने का तरीका बता देता हूँ 1-2 एग्जांपल्स यूज़ करते हुए। तो अभी हाल फिलहाल न्यूज़ आ रही है SBI कार्ड्स पे कि जो अंबानी जी हैं वो SBI कार्ड के साथ शायद टाई अप करके कुछ लॉन्च करने वाले हैं। अब थोड़ा सा अपन SBI कार्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। एंड मैं इस स्टॉक के बारे में इतनी बार बात कर चुका हूँ पहले कि यार मैं काफ़ी पोजीशन बना रहा हूँ, अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था? अब इसमें आप फिर 80-20 प्रिंसिपल लगाओ, बहुत सिंपल सा तरीका है सोचने का। अब 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से तो ऐसी क्या 4-5 बातें हैं जो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगेन कॉमन सेंसिकल 4-5 पॉइंट हैं, ऐसी कोई भी मैं आपको हाइपर फाइनेंस नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल सा आप सुनोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार बिल्कुल यही तो सोचने का तरीका होता है। ऐसा थोड़ी कोई मैं बहुत महान चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैं फटाफट वो डिस्कस कर देता हूँ और SBI कार्ड का आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको 10 साल की कॉर्पोरेट रिपोर्ट पढ़नी है और एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। बेसिक आप गूगलिंग करके देख लेना, आपको खुद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्कुल सेंसिबल चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ आप भाई इंडस्ट्री ग्रोथ रेट देख लो, उसमें मार्जिन देख लो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये वगैरह वगैरह इंडस्ट्री के पीछे भागते रहते हैं। आपको पता है कि पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स में या पेपर में एज अ कमोडिटी कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है? पॉइंट्स में होता है, लिटरली पॉइंट्स में, परसेंटेज में भी नहीं होता। इतना कम प्रॉफिट मार्जिन वाली वो इंडस्ट्री है। कार्ड्स में आप मेरे को गूगल करके बताओ कि कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब कि मान लो एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 100 रुपये है ना, एंड कस्टमर से आप बना रहे हो 200 रुपये, तो आपके रेवेन्यूज कितने हो गए? 200। और कस्टमर एक्वायर करने में आपको कॉस्ट कितनी पड़ी? 100 रुपये। तो आपका बेनिफिट कितना हो गया? 100 रुपये। तो इसको बोलते हैं एक तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप इसको मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हो। और भी सिंपल एग्जांपल कि मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर 300 रुपये में एक शैम्पू बेचता है, उसकी लागत मार्केटिंग वो सब कर कुरा के उनको पड़ता है 200 रुपये वो शैम्पू का। इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया? इनका प्रॉफिट मार्जिन हो गया, प्रॉफिट हो गया 100 रुपये, 100 डिवाइडेड बाय 200, क्योंकि 200 लागत आई है तो प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा 50%। तो आपको ऐसी इंडस्ट्री पिक करनी है जहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा हो। दूसरी चीज बहुत बेसिक सी चीज है कि आप कोई भी अच्छा बिजनेस पकड़ते हो तो अच्छे बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छे बिजनेस की डेफिनेशन होती है कि यार प्रॉफिट बढ़ रहे हो, रेवेन्यू बढ़ रहा हो, फालतू फंड नहीं चल रहा हो कि यार रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो गए, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई रेड फ्लैग ना हो। रेड फ्लैग का मतलब कि ऐसे नहीं यार घपलेबाजी में पड़ी रहती है कंपनी, कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है, कोई पीछे पड़ गया, कोई मीडिया में बहुत ज़्यादा खबरें उछल गई, CEO किसी कांड में फंस गए, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को बोलते हैं रेड फ्लैग्स। चौथा बोलते हैं प्राइस, कि भाई आप खरीद तो रहे हो और हो सकता है आप अच्छा स्टॉक खरीद रहे हो, सब कुछ चीज़ें बढ़िया चल रही हो, लेकिन आपने इतने ओवर वैल्यूड प्राइस पे खरीद लिया कि आप उस पर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो प्राइस ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। फिर फाइनल पॉइंट आता है कि अच्छा कुछ रीजन फॉर सपोर्ट होना चाहिए। रीजन फॉर सपोर्ट मतलब जिसको बोलते हैं टेल विंड। टेल विंड मतलब कि पीछे से ऐसे हवा आती है टेल से, राइट, एंड अगर ये रहा एनिमल तो इसको पुश मिल जाता है, तो यू आर गोइंग विथ द करंट, है ना। तो कुछ पॉजिटिव चल रहा हो इस कंपनी के साथ या फिर इस इंडस्ट्री में। तो इन्हीं सब लेंस को उठाते हुए अपन SBI कार्ड का फटाफट एनालिसिस करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ग्रोथ इंडस्ट्री SBI कार्ड है कि नहीं
है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन इंडिया में कितना है, बहुत कम है। यूएस में तो एक बंदे पे 4 क्रेडिट कार्ड है ऑन एन एवरेज। इंडिया में कितने हैं भाई, 0.5 भी नहीं होगा एक बंदे के पास ऑन एन एवरेज, है ना। प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहे हैं एसबीआई कार्ड्स के कि नहीं, कैसे चेक करोगे? तो सिंपली जाओ स्क्रीनर पे, फटाफट खोलो, 2 मिनट में आपको मिल जाएगा। तो ये रहा आपका प्रॉफिट। अब आप मेरे को सिंपल सी बात बता दो कि 2018 में इसके 5,000 रेवेन्यू थे, है ना। अभी कितने हो गए हैं, ट्रिपल हो गए हैं 5 साल में, है ना। और प्रॉफिट कितने हो गए हैं, प्रॉफिट हो गए हैं 600 से करीब 24-2500, 4 गुना प्रॉफिट हो गए हैं और रेवेन्यू ट्रिपल हो गए हैं। तो भाई रेवेन्यू भी ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक है। तो अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो चलो पी रेशियो देख लो सबसे पहले। तो अपने ऑल टाइम लो पी पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। एक ज़माने में ये इसका पी होता था 119, अब गिर पिट के पहुंच गए 34-35 रुपये। तो बहुत ज़्यादा पी तो लग नहीं रहा है। एंड आईपीओ प्राइस कितनी थी इसकी आईपीओ प्राइस थी 724, अभी कितनी है 790। आईपीओ कब लॉन्च हुआ था, 2020 में लॉन्च हुआ था। तो 2020 का भी डेटा देख लो कि 2020 से रेवेन्यू बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े भाई, बहुत ज़्यादा बढ़े, 50%, है ना। और प्रॉफिट तो डबल ही हो गया है। स्टॉक प्राइस डबल हुआ है, नहीं हुआ है। स्टॉक प्राइस तो कुछ भी नहीं बढ़ा है। तो स्टॉक प्राइस इसका ऊपर जाएगा, मोस्ट लाइकली जाना चाहिए। अच्छा, रेड फ्लैग के बारे में बात कर लो कि भाई ऐसा आपको कुछ गड़बड़े दिखती रहती हैं। हाँ, जोक बनाते रहते हैं लोग कि यार एसबीआई में लंच हो गया, ये वो। मैं भी बनाता हूँ एसबीआई पे बहुत जोक, आप भी बनाते होगे शायद। लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कोई रेड फ्लैग दिख गया है, आप बोलोगे कि यार एसबीआई जो है वो तो कॉर्पोरेट लोन दे देता है, लोन माफ़ी हो जाती है, लेकिन उनके कार्ड बिजनेस पर कोई फ़र्क पड़ता है अगर कोई कॉर्पोरेट लोन डिफ़ॉल्ट हो गया तो? अब ये थोड़ी आ गई नॉलेज वाली बात। तो आपको इस पे जाके थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन नेट मान के चलो, अब आपके पास 20% क्वालिटी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको। अब आपको इस पे एक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। अब मैं आपको 100% इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। अब लोग क्या करेंगे कि लोग जाएंगे और देखेंगे न्यूज़, उस पर आएगी भाई 500 तरीके की न्यूज़ है एसबीआई कार्ड पे कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, खराब स्टॉक है, ये है, वो है। लोग 20% जो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पर कोई एक्ट नहीं करेंगे, बाकी भाई हमें इन्फॉर्मेशन जोड़ लेंगे। जैसे लोग किताबें जोड़ने का बड़ा शौक होता है लोगों को कि भाई फिजिक्स का एग्जाम आने वाला है, पहले 500 किताबें अपनी पूरी हो जाएं तब पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो आपके कभी पैसे नहीं बनेंगे क्योंकि आप कभी इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करोगे ही नहीं। ये है पावरफुल तरीका सोचने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 80-20 रूल की एप्लीकेशन समझ में आई होगी कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हो 80-20 बंच ऑफ स्टॉक्स पे। तो आप खुद करके देख लेना। अब इसके बाद और भी आसान तरीका आता है। आप बोलोगे कि यार अक्षत मज़ा नहीं आया, ये तो यार एक इंडिविजुअल स्टॉक हो गया, डर लग रहा है कहीं एसबीआई कार्ड खरीद लिया, नीचे गिर गया, या अभी न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ गड़बड़ निकली, झूठ बोल दिया हमसे किसी ने, तो हमारा तो पैसा डूब जाएगा, हमने लगाया और कल हमारे 2% गिर गए, तो इतना भारी नुकसान हम कैसे झेलेंगे? तो फिर बताओ क्या करना चाहिए। तो अब आप सोच रहे हो रिस्क मिटिगेशन के बारे में, तो आप खुद बुद्धि लगाओ कि यार रिस्क अगर आपको मिटिगेट करनी है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे आसान एसेट क्या होता है, सबसे आसान इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो क्या होता है? वो होता है निफ्टी 50। आप बोलेगी नहीं म्यूचुअल फंड होता है। भाई म्यूचुअल फंड में कमीशन भी तो लग जाता है। निफ्टी 50 खरीदोगे तो लोएस्ट कमीशन लगेंगे आपके। मुझे कुछ नहीं मिल रहा निफ्टी 50 के बारे में बोल के। इनफैक्ट मैं म्यूचुअल फंड वालों का नुकसान करा रहा हूँ जब मैं निफ्टी 50 के बारे में बोलता हूँ। लेकिन आप खुद एक्सपेंस रेशियो चेक कर लेना और खुद बता देना कि सबसे कम कमीशन किस में लगता है, वो हो जाता है निफ्टी 50। तो मैं आपको निफ्टी 50 का एक मैक्रो चार्ट दिखा देता हूँ। ये रहा निफ्टी 50 आपके बिल्कुल सामने, ये रहा पूरा का पूरा निफ्टी 50। अब आपने कोई भी रैंडम पीरियड आप पिक कर लो 5-7 साल का। मान लो आपने 2014 में इन्वेस्ट कर दिया होता और 2019 तक रखा होता, आपका पैसा बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा साहब। इसके अलावा चलो कोई और टाइम पीरियड पिक कर लेते हैं, ये वाला पिक कर लेते हैं, है ना, 2008 के आसपास, एकदम मतलब बेकार फेस था वो, है ना। अब इसमें 2014 में आप 5 साल हो गए, बढ़ा आपका पैसा? नहीं, ऑलमोस्ट साइडवेज रहा। अब आप बोलोगे यार मेरा तो नुकसान हो गया। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो 100 रुपये यहाँ पे लगाए। अब ऐसा थोड़ी कि आप सो गए होगे उसके बाद, अब मार्केट नीचे गिर रहा है, ऊपर आ रहा है, कुछ कर रहे होगे, तो आप एवरेज बाय प्राइस होगी ना आपकी। यहाँ पे तो आप हाई से इसको एनालाइज कर रहे हो कि आपने एकदम पीक पे इन्वेस्ट किया, उसके बाद गिरना शुरू हो गया और फिर आपने कभी कुछ खरीदा ही नहीं, तो आप इसका एवरेज निकालो, तब भी आपका कुछ रिटर्न बना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके जीरो हो गए होंगे रिटर्न। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हो, 2 साल का टाइम करेक्शन हो चुका है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, विश्वास नहीं है कि भाई अक्षत तो बोलते ही रहता है, बुलिश आदमी है, ये तो बोलेगा, ये वो, है ना, तो चलो ठीक है, आप एकदम लोएस्ट रिस्क एसेट पिक कर लो। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 आपने पिक कर लिया, अब ये आगे पीछे चल के बढ़ी जाएगा, अब आप अपना पैसा काट लेना, बढ़िया बन जाएगा आपका एसेट। सो इस हिसाब से आप 80-20 लगाते हुए, रिस्क मिटिगेट करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट बढ़िया कर सकते हो। अब यही चीज रियल एस्टेट में भी एप्लीकेबल होती है। मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब रियल एस्टेट पे भी ऐसा होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि यार हमने रियल एस्टेट पे लैंड खरीदा और लैंड बहुत अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन कब्जा हो जाता है ना, और बाहुबली लोग आ जाते हैं वगैरह वगैरह। अब देखिए यार हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन जनरली एक तरीका होता है अपने आप को
प्रिवेंट करने का। फॉर एग्जांपल जैसे बाउंड्री वॉल करा के ले लो आप प्लांट, है ना। बाउंड्री वॉल लोगों को पता ही नहीं होता, जो प्लॉट खरीदने जाते हैं तो बाउंड्री वॉल नहीं कराते, तो आप क्या कर रहे हो, फालतू की रिस्क ले रहे हो, है ना। ऑन टॉप ऑफ दैट जब वो बाउंड्री वॉल हो रही होती है तो वो होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन लाइसेंस के तहत, कि सरकार की तरफ से कंस्ट्रक्शन लाइसेंस मिलता है, आपकी पंचायत होगी या म्यूनिसपैलिटी होगी, उसको आपको कंस्ट्रक्शन लाइसेंस देगी, वरना वो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है। वो अगर आपका लीगली कंस्ट्रक्टेड बाउंड्री वॉल है तो ठीक है, क्योंकि जब कोर्ट में केस चलता है लैंड वैंड का, वो सब चीज़ों में पेपर वर्क प्रॉपर नहीं होता। तो अगर आपका पेपर वर्क प्रॉपर है कि टाइटल सर्च रिपोर्ट है आपके पास, तो इन सब चीज़ों से आपकी रिस्क कम हो जाती है। आपको और भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो, आप बैंक लोन ले लो, ठीक है। बैंक लोन लेने से क्या होता है कि बैंक वाले जो होते हैं, अगर वो अपना पैसा फंसा रहे हैं आपके लैंड पे जो आप खरीदना चाहते हो, तो वो अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस कराएंगे, करने वाले सिर्फ दर्द, राइट। जब वो आपके पास चेक वेक लेके आएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यार क्लियर लैंड होगा, तभी बैंक वाले अपना पैसा फंसा रहे हैं। तो उस हिसाब से आपने क्या किया, आपने अपनी रिस्क मिटिगेट कर ली। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देके ये वीडियो एंड करता हूँ। छोटा सा होमवर्क ये है कि आप मेरे को 3 ऐसे स्टॉक बताओ जिसमें 80-20 आप लगाते हुए कल को निवेश कर सकते हो, कि लिटरली कल मंगलवार को निवेश कर सकते हो। और जो लैंड वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया उसमें आप 80-20 क्या लगाओगे एट द टाइम ऑफ बाइंग द लैंड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके लाइक ज़रूर करिएगा एंड एज ए नेक्स्ट स्टेप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको रियल एस्टेट में निवेश करने का शौक है और आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि रियल एस्टेट पोर्टफोलियो आपका बढ़िया ग्रो करे, तो यहाँ पे मैंने क्रिटिकल डिफरेंसेस समझाए हुए हैं रियल एस्टेट मार्केट के, तो डेफिनेटली ये वीडियो देखेगा। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ।